हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो क्लास 10th के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो बोर्ड को लेकर बहुत टेंशन में हैं। तो भाई हिंदी की जो टेंशन है वो आपकी रूपाली वर्मा मैम जो है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी देखिए मैंने क्लास 10th कोर्स ए की पहली बुक ख़त्म भी कर दी, हो गई ख़त्म, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बुक भी ख़त्म हो गई, एक्सप्लेनेशन सारे कंप्लीट हो गए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बाकी हैं भाई, थोड़ा वक्त दीजिए, वो भी करेंगे। हमने व्याकरण शुरू कर दिया है, इसमें व्याकरण में आपके काफ़ी टॉपिक मैंने क्लियर अप भी कर दिए हैं। तो अभी रिसेंटली जो मैंने टॉपिक आपका ख़त्म किया वो था अलंकार, ठीक है। तो अलंकार में आप लोगों को जो है इस बार सीबीएसई ने जो किया है, क्या किया भाई, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो उन्होंने सीधे सीधे बाइफरकेट कर दिया, शब्दालंकार 9th वाले पढ़ेंगे, अर्थालंकार 10th वाले पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार मैंने आपको क्लियर किया, जिसमें कौन कौन से अलंकार थे आपके, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। तो ये 5 अलंकार आए थे। लेकिन एक चीज़ बच्चों बहुत ध्यान रखना, ये सोचो कि 9th में जो शब्दालंकार हैं वो आप भूल जाओ या आपको नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको भी साइड बाय साइड थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि भाई अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार आपके पहले भी पढ़े हुए हैं, उनको रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो उसको भी पढ़ना, प्रिपेयर रखना भाई। देखिए बोर्ड में भाई 9th और 10th का दोनों का कंबाइंड करके आ सकता है, ठीक है। तो उसको आप रखना पूरी तरीके से तैयार, कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसे कर सको। तो अब जो मैंने अभी आपको रिसेंटली जो टॉपिक समझाया अलंकार, जो हमने सब पढ़ा था अर्था अलंकार, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस। अब इसकी प्रैक्टिस में 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं, 2-3 तरह के। जैसे कि इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि जो व्याकरण के प्रश्न हैं उनका पैटर्न बदल दिया। उन्होंने क्या किया, सारे बहुविकल्पीय हटा दिए, उन्होंने अति लघु और लघुत्तरीय के फॉर्म में आपको दे दिया। तो उस तरीके से, और उन्होंने अभी तक हमको पैटर्न नहीं बताया है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो 2-3 तरीके हैं। पहली चीज़ है कि आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपको उसमें से लिखना है कि ये कौन सा अलंकार है, ठीक है। एक तरीका ये होगा। दूसरा, अलंकार का नाम दे दिया और आपको उसकी पंक्तियाँ उदाहरण लिखना है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा तरीका, आपसे डिफिनेशंस पूछ सकते हैं, सारे अलंकारों की डिफिनेशन जो कुछ भी है सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको हर एक चीज़ तैयार करके बताई है, यहाँ तक कि ध्यान रखिएगा जो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उपमा अलंकार में, जो रूपक में गायब हो जाती हैं, उत्प्रेक्षा में उनका रूप बदल जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि हो सकता है कि भाई इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल रेडी रखिएगा इस तरीके। तो इन 3 तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि हम कितना अलंकारों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो ध्यान रखिए, क्लास 10th में आपका हिंदी व्याकरण का जो कोर्स ए का टॉपिक है वो है अलंकार। ध्यान रखिएगा, कोर्स ए में ये टॉपिक आता है। सबसे पहला हमारे पास में आ रहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित अलंकार के नाम बताइए, ठीक है। अब हमारे पास काव्य पंक्ति दे दी गई है, अब इसमें अलंकार हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आए महंत बसंत। अब महंत को क्या बताया गया है, महंत को क्या बताया गया है, वो बताया गया है बसंत। बसंत जो है वो महंत की तरह आ रहे हैं, जैसे राजा महाराजा जो सम्माननीय लोग होते हैं उनकी तरह आ रहे हैं। तो बसंत तो क्या हो गया, वो प्राकृतिक हो गया, और उन्हें महंत की तरह जो आने की जो चीज़ बताई जा रही है वो मानव हो गया। तो यहाँ पर पहला अलंकार तो होता है मानवीयकरण अलंकार, ठीक है। ध्यान रखिए, इस पंक्ति में 2 अलंकार हैं। पहला अलंकार तो मानवीयकरण अलंकार हो गया, दूसरा इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि बसंत को महंत बताया जा रहा है तो इन दोनों को सिमिलर कर दिया गया है, यानी बसंत ही महंत है और महंत ही बसंत है, इस तरीके से बताया गया है। तो इस यहाँ पर आपका दूसरा अलंकार लगता है रूपक अलंकार। अब ऐसी तरह की अगर काव्य पंक्तियाँ हों तो याद रखिए, जहाँ पर 2 एक ही पंक्ति में 2 अलंकार हों, तो जैसे मान लीजिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर रही हूँ, ये कन्फ्यूज़न आएगा ही आएगा। कुछ पंक्तियाँ कॉमनली जो एक यूज होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। कुछ पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता ही होता है, लेकिन साथ में और भी अलंकार होते हैं।
जैसे मान लीजिए अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के साथ पांचों में से कोई भी अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, मानवीयकरण हो और आपका अतिशयोक्ति हो। अगर अनुप्रास के साथ ये चार में कोई भी आ रहा है, सपोज जैसे आपका आया उपमा आया, रूपक आया, फिर उसके बाद आया मानवीकरण आया, उसके बाद आया आपका अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। अब अगर किसी भी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है या इन चारों में से कोई भी अलंकार है तो हमेशा अनुप्रास अलंकार को कट कर देना, जो कोई भी अलंकार हो वो आपका बताया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है मानवीयकरण अलंकार। अगर आ रहा है और उसके साथ ये तीन अलंकार आ रहे हैं, सपोज ये तीन अलंकार में कोई भी अलंकार आ रहा है तो हम मानवीयकरण को कट कर देंगे, जो दूसरा अलंकार होगा उसे हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर हुआ, अब इस पंक्ति में आए महंत बसंत के कारण यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार था, लेकिन महंत बसंत में ही जो है वो समरूपता ला दी गई, रूपक अलंकार था। तो हमने क्या किया, मानवीयकरण अलंकार को किनारे कर दिया, हमने रूपक अलंकार बताया। या इसमें एक काम आप और कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो, मानवीयकरण अलंकार स्लैश करके आप इसमें क्या लिख सकते हो, रूपक अलंकार। ठीक है, दोनों अलंकार के नाम लिख सकते हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि आपको एक ही बताना है, वैसे तो ये ऑप्शन आपका सिर्फ बहुविकल्पीय में चलता है, जहां बहुविकल्पीय हो वहां पर आपको एक ही आंसर देना है। लेकिन जब आपको लिटरली लिखना ही है कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप दोनों अलंकारों के नाम दे दो। ठीक है, सिर्फ बहुविकल्पीय में ये परेशानी आती है, लेकिन अगर आपको लिटरली लिखकर चीजें क्लियर करनी है तो आप दोनों ही अलंकारों के नाम दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, मेघ अर्थात बादल, बादल बहुत बन ठन कर सवर कर आ रहे हैं। इसमें कौन सा अलंकार है। अब मेघ तो जो है अर्थात बादल जो हैं वो तो क्या हो गए, वो प्राकृतिक हो गए अर्थात जड़ हो गए। अब इससे चेतन की संभावना बताई गई है, अर्थात जो ये बंठन कर आ रहे हैं ये काम कौन करता है, मानवों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जड़ का चेतन में संभावना बताई जा रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ कौन सा हुआ, मानवीयकरण अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहली चीज यहाँ पर पीपर पात, पा की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। पहला अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। फिर उसके बाद आइए पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। सरिस शब्द लगा हुआ है सामने, सीधे आप देख रहे हैं सरिस शब्द। उपमा अलंकार में सा सी से सम सरिस शब्द आते हैं, ये चीज बताई गई है। तो यहाँ पर मन की जो कंडीशन है उसकी तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार भी है। तो यहाँ दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। कोई एक पूछा जाएगा तो आप सिर्फ उपमा अलंकार बताएंगे, नहीं तो आप दोनों अलंकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। चलिए ध्यान से देखिए, फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पे। तो यानी कि क्या, एक वृंत यानी कि एक से दूसरे पर उड़ते फिरते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे अलंकार कौन सा आ रहा है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों आ रहा है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर मानो जानो ये जैसा शब्द नहीं दिया गया है, तो कहीं कहीं पर नहीं भी दिया जाएगा, आपको उसके पीछे की भावों को समझना है। जैसे मैंने बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में चीज़ों को बताया जा रहा है कि तुम समझ लो ऐसा है। तो क्या बोल रहे हैं, फूल जो हैं वो फूले फिरते हैं, फूल फूले फिरते हो, फूले फिरते मतलब गुप्पा जैसे। ठीक है, तुम फूले कैसे हो, जैसे तुम गुस्सा हो के, जैसे कोई कहता है गुस्सा हो जाते कितने फूले फूले घूम रहे, तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि गुस्सा होकर तुम इधर उधर घूमते हो, जैसे मानो
जैसे फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पे, यानी कि फूल जो है खुद वो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता हुआ फिरता है। तो मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो गुस्सा होकर इधर उधर घूम रहा है, वो ऐसा है मानो जैसे फूल खुद ही जो है, फूल जो है ना फूला हुआ रहता है, उसी तरह फूल जो है वो एक डाली से दूसरी डाली पर खुद ही कूद कूद कर घूम रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, इस काले संकट सागर पे मरने को क्यों मदमाती। अब क्या बताया, देखिए ध्यान से, इस काले संकट सागर पर मरने को क्यों मदमाती। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अलंकार आपका आ रहा है रूपक। क्यों आ रहा है रूपक, क्योंकि यहां संकट सागर, ठीक है, संकट को कैसा बताया गया है, सागर के समान बताया गया। संकट को कैसा बताया गया, सागर के समान। तो अब ये कौन सी हमारी कविता है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने आई थिंक क्लास 10th में ही पढ़ी है, कैदी और कोकिला, ठीक है, पढ़ी है ना कैदी और कोकिला, उसी से ये पंक्ति ली गई है। अब हमारे जो कवि हैं वो क्या है, वो जेल में बंद है। उस समय रात में कोयल कूक रही है, और वो जेल में क्यों बंद है, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें डाल दिया। तो वो जो काला संकट है वो बताया गया है अंग्रेजों का साम्राज्य, और ये संकट इतना ज़्यादा गहरा है जैसा कि सागर। सागर की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया है ना। हम लोग भी ने कहा तक, एक जो अभी तक हमें सबसे गहरी चीज़ जगह मिली है वो है मरियाना ट्रेंच, उससे भी ज़्यादा गहरा है भाई समुद्र। ऐसा तो हम नहीं कह रहे कि नहीं है। तो ये चीज़ क्या कह रहे हैं वो, कि जो काला संकट है अर्थात ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है ये इतना ज़्यादा गहरा है जैसा कि सागर। तो यहाँ संकट और सागर इन दोनों को ही क्या बताया गया है, सिमिलर कर दिया गया। इन दोनों को, संकट को सागर ही बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ग्रामशी कविता है क्लास 9th की, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत मतलब हीरे जवाहरात का डिब्बा जो है के समान, हीरे जैसे हीरे जवाहरात का डिब्बा होता है, वो गांव जो है उसी समान खुला हुआ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो रहा है, गांव को मरकत के डिब्बे के समान बताया जा रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, और सीधे आप यहाँ पर सा शब्द तो देख ही रहे हैं, सा शब्द दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करहु ककरी। तो ये तो आप तो तुरंत पहचान गए होंगे, मुझे नहीं लगता। ये हमारी क्लास 10th की पहला ही अध्याय है, सूरदास जी के पद, उनसे लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, ये जोग जो आप लेकर आए हैं, उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, ये जोग जो है सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी, ठीक है, मानो जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। तो यहाँ पर ज्यों, ज्यों शब्द लगा है, उससे सीधे सीधे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज्यों लगा हुआ है, तो वो जोग किसके समान लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान, मानो जो है वो कड़वी ककड़ी हो। नेक्स्ट है, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो ये यहाँ पर अलंकार आ रहा है सीधे सीधे, सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमारा आ रहा है अनुप्रास अलंकार। देखो क्या है, बा है, गोकुल गांव ग्वारन। अब आप यहाँ पर बोलोगे क्या, किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बसें, ये आपके क्या कहते हैं, रसखान जी के समय हैं, उनसे लिया गया क्लास 9th में। तो वो क्या कह रहे हैं, बसो, बसने ब्रज में, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में, ठीक है। अब गाय बनकर जो है वो गोकुल के ग्वालों के बीच में, अब गाय जो है वो बस तो सकती नहीं, बस सकती है, नहीं बस सकती। तो वही चीज़ यहाँ पर जो गाय दी गई है, गोकुल गांव के ग्वालन, तो गोकुल क्या हो गया आपका गाय, ठीक है, और वहाँ पर ग्वालों के बीच वो बसना चाहते हैं ब्रज में। तो इन्होंने वहाँ पर गायों को मानवीयकरण कर दिया है, क्योंकि वहाँ बस रही हैं। बसने का काम मानव द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। तो यहाँ दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार।
अब यहाँ पर क्या दिया है, सीधे सीधे यहाँ पर जो आ रहा है वो भव सागर, भव सागर में आपके पास में अलंकार है और वो है आपका रूपक अलंकार। किस तरीके से है देखिए, यहाँ पर वाक, आप लोगों ने पढ़े क्लास 9th में वाक पढ़े थे ललित जी के, तो उन्होंने ही बोला था कि ना जाने ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और इस भव सागर से मुझे तार लगाएंगे। भव सागर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सही में जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सागर का एकदम मध्य भाग, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल उठती है, सागर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है और वहाँ पर जो है बहुत भयंकर लहरें उठती हैं। तो यानी कि उसे क्या बताया गया है, हमारे जीवन का वो हिस्सा जहाँ पर हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं। तो उन्होंने, कवयित्री वाक ने क्या किया है, संसार के कष्टों और भव सागर को सिमिलर कर दिया है। इसलिए यहाँ पर भव सागर में क्या आ रहा है, रूपक अलंकार आ रहा है। हाय, ओके, हाय हाथ नहीं है, यहाँ पर होगा हाय। यहाँ पर क्या होगा आपका हाय। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब ये चीज़ यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि छोटी फूल सी बच्ची जो है, एक बच्ची जो फूल के समान कोमल है, वो राख की ढेरी में बन गई। तो जो है इसकी कहानी तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले ये क्लास 9th में ये हमारे पास चैप्टर था, ठीक है। क्या कहते हैं, नैना नाम था, उसको जला दिया गया था। नाना धूधू पंत की जो है पुत्री थी, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें ज़िंदा जला दिया था। तो उसी पर ये बात कही गई है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो कैसी कोमल थी, फूल के समान, वो राख की ढेरी में तब्दील हो गई। इसमें अलंकार क्या है, सीधे सीधे आप देख रहे हैं, बच्ची की कोमलता की जो क्या कहते हैं उपमा दी गई है, वो फूल के साथ दी गई है, फूल के जैसे कोमल है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। क्योंकि देखिए सा सी रहता है, सी ऑलरेडी दिया गया है, और बच्ची की कोमलता को किसके साथ सिमिलर किया गया है, वो फूल के साथ कोमल सिमिलर किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं धाय काम धाम सब त्यागी। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, धाय काम धाम सब त्यागी। तो ये बहुत ही अच्छा अलंकार है। इसको देखिए, इसमें कौन सा आ रहा है, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसा है, तो जिस तरीके से इन्होंने क्या बताया, धा गए, यानी कि सारे काम जो वो गिर गए, खत्म हो गए, मानो जो है जिस तरीके से सारे घरों को त्याग दिया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धाये काम, धाये काम यानी कि जितने भी सारे काम थे उन सभी को गिरा दिया, मतलब हम काम नहीं करें वो कंडीशन। तो धाम सब त्यागी, इस तरीके से तुमने सारे कामों को छोड़ दिया जैसे कि तुमने मानो घर ही त्याग दिया हो, ठीक है ना। सारे कामों को इस प्रकार छोड़ा मानो तुमने घर ही त्याग दिया हो। तो यहाँ पर क्या होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं मखमली पेटियों सी लटकी। तो ये क्या था, कौन सी यहाँ पर ये कविता है, ये है आपकी ग्रामश्री कविता, ठीक है। कौन सी, क्लास 9th की। तो ये मखमली पेटियों सी लटकी, यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो मटर है वो मखमली पेटियों के समान लटकी है। जैसे पेटी होती है ना, जो संदूक होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, भरे से हुआ रहता है, उसी तरीके से मटर की फलियां जो हैं वो दानों से भरी हुई हैं और वो लटक रही हैं। तो यहाँ पर पेटियों सी में जो है वो क्या दिया है, उपमा अलंकार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अब नीचे कुछ अलंकारों के नाम दिए गए हैं, उनके उदाहरण लिखिए। तो मैंने क्या बताया था ना, कई तरीके से प्रश्न आएगा, पंक्तियां दी रहेंगी, आपको अलंकार पहचानना है, अलंकार का नाम दे दिया गया, आपको उसका उदाहरण लिखना है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, नीचे कुछ अलंकारों के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक एक अलंकार आएंगे, उनके उदाहरण लिखने हैं। कोई भी उदाहरण लिखिए। अब जैसे पहला हमारे पास आया उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार में तो बहुत सारे हमारे पास में आ सकते हैं, पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। क्या, भूतल तवासा जल रहा, हाय फूल सी बच्ची हुई राख की ढेरी। अभी तो हमने ना जाने कितने कितने पढ़े हैं, है ना। तो उसी में से कोई भी, हम ये कह रहे हैं हर अलंकार के जितने भी अलंकार हैं उसमें आप कम से कम 3-3 उदाहरण याद कर लेना,
ठीक है, हमेशा याद रखना, 3 उदाहरण आप याद कर लेना, कहीं पर भी लिखने को आएगा फटाफट लिख दोगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है तब तो बहता समय सिला सा जम गया। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, उस समय जो कोई भी घटना हुई तब बहता हुआ समय, समय जो हमेशा चलता रहता है, वो इस तरीके से रुका मानो जैसे शिला के समान, पत्थर के समान जम गया हो। तो यहाँ शिला सा होने के चक्कर में हमने तुरंत बता दिया कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी तो हमने बोला था ना कितने सारे। तो उसी तरीके से क्या, जैसे अब यहाँ पर बताया था, सुनत जोगा लागत ऐसे जो करऊ ककरी, यही लिख दो, याद है ना। तो उसी तरीके से लिख दो। तो देखो क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परयो प्रताप। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मनहु होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात। क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है और उस पीले वस्त्र की आभा उनके गालों पर पड़कर इस प्रकार चमक रही है मानो नीलमणि शैल पर आपत परयों पढ़ा। जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत जो कि श्यामल रंग का है, उस पर जो है सुबह के प्रभात की सुनहरी किरणें पड़ रही हो, इस तरीके से लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूँ। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ही ले हूँ। ठीक है, और अभी हम लोगों ने एक जाने कब देव सुन करे भव सागर से पार, तो ये चीजें थी। तो बहुत सारा है। यहाँ पर कौन सा आया है, देखिए, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो। ये हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा, ये हम लोगों का क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है क्षितिज बुक का, सूरदास जी के पद। उद्धव से वो बोल रहे हैं, क्या बोल रही गोपियों ने कि भाई आपने प्रीति नदी, प्रेम की नदी, नदी और प्रेम ये दोनों ही सिमिलर कर दी गई हैं कि नदी ही जो है वो प्रेम की ही नदी है। तो आपने उस प्रेम की नदी में पैर तक नहीं डाला। भाई उसकी तरफ देखने की बात तो दूर, आपने उसमें पैर तक नहीं डाला, तो आपने श्री कृष्ण के प्रेम से आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाए। तो प्रीति मतलब प्रेम, नदी मतलब नदी, तो नदी और प्रेम इन दोनों को ही आपस में सिमिलर कर दिया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं मानवीयकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर। ठीक है, और आपका कौन सा यहाँ पर अभी हम लोगों ने और कहा था, आए महंत बसंत, एक ये भी हमने बताया था। तो कौन सा है, देखिए यहाँ पर लिखा है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। ठीक है, देखिए मैं अलग अलग तरह की पंक्तियां लेकर आ रही हूँ ताकि आप ये सारी पंक्तियों का इस्तेमाल आगे कर सकें। जितनी पंक्तियां आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अलंकारों को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर है किनारे कई पत्थर, तो मतलब क्या हुआ, नदी के किनारे जो है बहुत सारे पत्थर हैं, पी रहे चुपचाप पानी। अब चुपचाप पानी का मतलब क्या होता है, देखिए नदी का पानी जब पत्थरों पर पड़ता है, भाई नदी की लहरें उठती, कभी तेज होती कभी, तो पत्थरों पर जब आती हैं तो वो गीले हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही पानी जाता है तो वो तुरंत ही पानी उतर जाता है, तो जैसे लगता है वो पत्थरों ने पानी अपने अंदर सोख लिया है। तो उसी कंडीशन को देखकर कवि ने लिखा है कि मान लो नदी के किनारे पड़े जो पत्थर हैं वो पानी को पी रहे हैं। अब पानी जो पीने की कंडीशन है, पत्थर तो क्या हो गए, वो तो प्राकृतिक हैं, वो निर्जीव हैं। अब यहाँ पर पानी पीने का काम जो है वो प्राणियों या मनुष्यों द्वारा, जो जीवित हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पत्थरों के जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो जीवित व्यक्तियों की तरह बताए जा रहे हैं, प्राणियों की तरह बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमारे पास क्या है, मानवीयकरण अलंकार का ही हमको उदाहरण लिखना है। कितने सारे हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा है। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उषा, उषा का मतलब क्या होता है, सूर्योदय से पहले का समय, जब आसमान में लालिमा आती है और कालिमा, यानी कि पश्चिम की तरफ, चारों पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है वो डार्कनेस रहती है, पूरब की साइड से हल्की हल्की रोशनी और लालिमा आना शुरू होती है, वहाँ से उषा काल प्रारंभ होता है। धीरे धीरे आसमान में रोशनी बढ़ने लगती है और ये उषा काल तब तक रहता है जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता, यानी कि जब हमें पूरब में क्षितिज में सूर्य जैसे ही दिखाई देता है वो सूर्योदय का समय होता है और उषा काल उस समय खत्म हो जाता है।
ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, उषा सुनहरे तीर बरसाती। अब उषा को क्या बताया गया है कि उन्हें लक्ष्मी जी की भांति बताया गया है, एक स्त्री जो कि विजय लेकर आती हैं, उनके भांति बताया गया है कि वो सुबह सुनहरे तीर चला रही है। तो उषा काल क्या है? उषा काल तो प्राकृतिक है, तो वो निर्जीव है, और यहाँ पर तीर बरसाने का काम जो है वो क्या, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर जो है जय लक्ष्मी के समान उदित होता हुआ बताया गया है उनको, जैसे कि लक्ष्मी जी जो है वो विजय प्राप्त कर ली हैं अपने तीर बरसाते हुए। अब लक्ष्मी जी का उदाहरण क्यों दिया गया यहाँ पर? क्योंकि भाई लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है, और धन गोल्ड जो है वो सुनहरा होता है, तो इसीलिए उनको सुनहरे तीर बरसाते हुए बताया गया है। तो उषा काल को एक स्त्री के रूप में बताने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। ध्यान रखिए, जय लक्ष्मी सी उदित हुई में यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, तो लक्ष्मी सी में क्या है, उपमा अलंकार भी दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार में तो बहुत सारे हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है। अपार नदी थी, क्या कहते हैं, घोड़ा था इस पार, राणा सोचे जब तक घोड़ा था उस पार। ठीक है, ये भी था। जो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, जैसे क्या है, पानी परात के हाथ न छुओ, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुदामा जी जब अपनी दीनहीन दशा में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो उनकी दशा देखकर जो है श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। उनके पैर में इतना गंदगी थी, इतना धूल लगा हुआ था, पैरों में कांटे चुभे थे, खून था, लहूलुहान था। तो उन्होंने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाला, और उनकी इस दीन दशा से वो इतना ज़्यादा दुखित हुए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे श्री कृष्ण के, और परात में लाया हुआ पानी जो उनके पैर को धोने के लिए था वो उन्होंने छुआ तक नहीं, और अपने आंसुओं से उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धो दिया। हम कह रहे हैं हमें दुखी तो मानिए, हमको इतना चोट पहुंचा दीजिए, हमें तब भी इतने आंसू किसी के नहीं निकलेंगे कि किसी का पैर क्या, एक पैर की उंगली भी धुल जाए, नहीं हो सकता ऐसा। तो ये चीज़ श्री कृष्ण की व्यथित दशा को दर्शाने के लिए यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि जो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हैं वो चीज़ बता दी गई है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार है, दिया है ना। पानी परात के हाथ न छुए, यानी परात में लगे हुए पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। नैनन जल सो पग धोए, और आंखों के जल से यानी कि आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैरों को धो दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लोक सीमा से ऊपर की बात है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित अलंकार के भेद बताइए। देखिए फिर यहाँ पर आ गई, अब हमारे पास काव्य पंक्तियां हैं और अब हमें अलंकार के नाम बताने हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, नैन तेरे मीन से। तो क्या बोल रहे हैं, नैन तेरे मीन से, अर्थात तुम्हारी जो आंखें हैं वो मीन अर्थात मछली के समान है। तो यहाँ पर नैनों की उपमा दी जा रही है, कैसे, मछली के समान। मछली की आकृति कैसी होती है भाई, ऐसे करके ऐसे होती है ना, तो आंखें भी क्या होती है, यहाँ से चौड़ी होती है, यहाँ से पतली होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, मीन अर्थात मछली। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मखमल की झूला पड़ी हाथी सा टीला। तो मखमल का झूला पड़ा, की झूला नहीं है, झूल पड़ा, मखमल की झूल पड़ा। एक मिनट सही कर दूं ये पंक्ति को मैं, मखमल का, हाँ, मखमल का झूला पड़ा हाथी सा टीला। तो मखमल का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा। तो मखमल का झूला पड़ा, यानी कि जो झूला पड़ा है वो किसके समान है, झूला अर्थात कैसा है, मखमल के समान पड़ा है, मगर उसमें हाथी सा टीला पड़ा, यानी कि कोई जो है वो बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है तो उसके ऊपर कैसा, हाथी का, यानी कि उस व्यक्ति की जो शरीर संरचना है वो हाथी के समान बताई जा रही है। तो यहाँ अलंकार कौन सा हुआ, सीधे सीधे आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि ये देख लीजिए ना, हाथी सा से इसका सीधे सीधे अलंकार निकल कर आता है। नेक्स्ट आते हैं, आए महंत बसंत। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पंक्ति में दो अलंकार होंगे।
पहली चीज अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। दोनों ही अलंकार यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर रूपक, आप दोनों लिख देना, अगर लिखने को आए ना तो आप दो बेझिझक दोनों अलंकार लिखना, रूपक अलंकार / मानवीकरण अलंकार। किस तरीके से आप इस तरीके से इसको मेंशन करोगे, देखिए आंसर लिखने का तरीका भी हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया आय महंत बसंत में रूपक अलंकार है, दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पर लिख देना कि भाई दोनों अलंकार है, रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। महंत के बसंत को आता हुआ कैसे बताया गया, जैसे कोई महंत आते। नेक्स्ट आते हैं, यह देखिए अरविंद से शिशु बंद कैसे हो रहे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, यह देखिए अरविंद से, अरविंद का मतलब क्या हो गया, फूल से, शिशु बंद कैसे हो रहे। तो शिशु अर्थात तो छोटे छोटे जो शिशु का मतलब होता है यहाँ पर जो बंद क्या कहते हैं, छोटी छोटी जो कलियां हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए अरविंद से शिशु बंद कैसे हो रहे, यहाँ शिशु जो शब्द है वो दो चीज़ों के बीच में बताया गया है कि क्या चीज़ बताई गई है कि जो कलियां हैं वो पत्तों से ढकी हुई सी बताई गई हैं। तो यहाँ पर शिशु से दो तात्पर्य निकल रहे हैं, वो चीज़ें हैं अरविंद से, ठीक है, अरविंद से शिशु, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ों को समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अरविंद और शिशु को समान दिया गया है। फिर है द्रग पग पोछन को करे भूषण पाए दाज। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, द्रग, द्रग मतलब क्या होता है, नयन, पग मतलब पैर, पोछन को करे भूषण पाए दान, भूषण मतलब क्या हो गया, आभूषण। तो यहाँ पर जो है अलंकार निकल रहा है वो आपका है रूपक अलंकार। किस तरीके से निकल रहा है देखिए, द्रग और पग, द्रग पग को पोछने के लिए भूषण को पायदान, भूषण अर्थात मतलब क्या हो गया, जेवर, इनको पायदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भूषण और पायदान में रूपक अलंकार है। कैसे, अब जैसे आँख है, आँख जो है, आँख को पोंछने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। पैरों को पोंछने के लिए पायदान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भूषण और पायदान इन दोनों को समान कर दिया गया है कि अर्थात इतने जेवर पहने गए हैं जैसे कि वो आँखों और पैरों को पोंछने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, दुख है जीवन के तरु फूल। तो दुख क्या है, जीवन के तरु फूल है, पेड़ के फूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये है यहाँ पर रूपक अलंकार। दुख है, दुख मतलब हमारे जीवन के जो दुख और तकलीफ होती हैं उन्हें क्या बताया गया है, तरु फूल अर्थात पेड़ के फूल। हमारे जीवन की जो खूबसूरती है जीवन की, जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं है तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में हमेशा सुख बना रहेगा तो हम बोर हो जाएंगे। हमें सुख नाम की क्या चीज़ होती है इस चीज़ का पता ही नहीं होगा जब तक दुख नहीं होगा। तो वही चीज़ उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में दुख भी उसी समान होते हैं जिस तरीके से पेड़ में फूल होते हैं। तो तरु फूल में आपका रूपक अलंकार है। तरु मतलब पेड़, फूल मतलब ये। तो मतलब यहाँ तरु फूल से दो तात्पर्य हो रहे हैं, पेड़ का फूल और जीवन की सुंदरता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा सुंदर उपवन था नंदन वन सा सुंदर, यानी कि नंदन वन के समान एक सुंदर। तो जो रम्य यानी कि सुंदर उपवन था वो किसके समान था, नंदन वन के समान था। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो क्या दिया, अंबर पनघट, अंबर को क्या बताया गया है, पनघट ही बता दिया गया। अंबर जो है कैसे बताया गया, अंबर अर्थात आकाश, आकाश को क्या बता दिया गया है, पनघट। पनघट समझ में आते हैं ना, जहां पर तालाब के किनारे स्त्रियां जो है वो पानी भरने के लिए जाती है। तो आकाश को पनघट बताया गया है। में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो तारों को क्या बताया गया है, वो घड़ा बताया गया। तारों को क्या बताया गया, घड़ा बताया गया। उषा जो सुबह का समय अभी हमने आपको बताया था, उसे क्या बताया गया, एक स्त्री के समान बताया गया।
तो उषा जो है वो एक स्त्री के रूप में अपने हाथ में घड़ा लेकर पनघट पे जाती है और डुबोकर पानी भरती है, यही करती है ना। तो वही उषा क्या है, वो सारे तारों को अंबर में सुबह होते ही डुबो देती है। क्योंकि कैसे तारे डूबते हैं, जैसे ही उषा होती है उजाला होना शुरू होता है, सारे तारे अपने आप आसमान से गायब हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा गायब हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो है अंबर पनघट में रूपक अलंकार है, और दूसरी ही चीज यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि उषा को यहाँ पर नागरी यानी स्त्री के रूप में बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलंकार निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रूपक और मानवीकरण अलंकार दोनों ही अलंकार हैं। ये अंबर पनघट जो दिया गया ना, अंबर पनघट, यहाँ पर रूपक अलंकार है। उषा नागरी में आपका क्या कहते हैं, रूपक अलंकार है, और पूरा ही आपका मानविक अलंकार बताया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं मखमली पेटियों सी लटकी झीमिया छिपाए बीज लड़ी। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ग्रामश्री कविता थी ना, तो ग्रामश्री कविता में जिस तरीके से था ये वहां पर वही बताया जा रहा है। तो ग्रामश्री कविता में क्या बताया था, खेतों में मटर जो है वो पेड़ों पर लटकी हुई है। तो कैसी है वो, मखमली सी पेटियां लटकी के समान है, उनके अंदर झीमियां अर्थात बीज की लड़ियां जो है छिपी हुई हैं। तो यहाँ पर जो पेटियां सी जो है यहाँ पर बताया गया है, मखमली जो मटर की जो बहुत ही सॉफ्ट सी होती हैं जब उगती हैं, और बहुत ही पतली पतली होती हैं उनके कवर, तो उनको कैसा बताया गया, मखमली बताया गया। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं मजबूत शिलासी दृढ़ छाती। तो क्या दिया है, किसी ऐसे पुरुष की बात करी जा रही है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी छाती कैसी बताई गई है, यानी कि उसका चेस्ट कैसा बताया गया है, जैसे कि शिला सी दृढ़ छाती हो, अर्थात वो बहुत ही मजबूत बलिष्ठ युवक बताया गया है। तो यहाँ पर उसकी छाती को शिला के समान अर्थात दृढ़ मजबूत बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट है कढ़त साथ ही ते ख्यान असि रिपुतन से प्राण। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक अतिशयोक्ति अलंकार है। किस तरीके से, देखिए कढ़त साथ ही थे ख्यान असि रिपु तन से प्राण। तो कैसे बोल रहे हैं, जैसे ही कढ़त, देखना कढ़त साथ ही, कढ़त मतलब जैसे ही उसने निकालना शुरू किया, ख्यान असि रिपु तन के प्राण, यानी कि जैसे ही उसने म्यान से तलवार निकाली, शत्रुओं के प्राण अपने आप शरीर से निकल गए। इज इट पॉसिबल, हम म्यान से जैसे ही तलवार निकालेंगे तो शत्रुओं के क्या अपने आप ही प्राण निकल जाएंगे। इज इट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। क्या दिया है, खिले हजारों चांद, बहुत सारे चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, अर्थात तुम्हारी आंखें इस प्रकार चमक रही हैं जिनमें जो है हजारों चांद खिले हुए हैं। तो यहां पर क्या दिया है, नयनों के आकाश, इसमें रूपक अलंकार दिया गया, नयनों को आकाश के समान बताया गया है। ठीक है, तो उन दोनों में समरूपता लाई गई है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब एक बहुत बड़ी नदी सामने थी, अब उसको पार करना जो है, जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ वहां पहुंचे तो देखा बहुत बड़ी नदी है, तो बेचारे वहीं खड़े किनारे पर सोच रहे थे कि कैसे उस पार जाया जाए। वो सोच ही रहे थे तब तक घोड़ा उस पार पहुंच, यानी कि चेतक उस पार पहुंच चुका था। अब सोच से भी ज़्यादा तेज जो है वो चेतक की गति को बताया गया है, जो पॉसिबल नहीं है। तो चेतक की जो प्रशंसा करते करते बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दे दी गया है, जो लोक सीमा के परे है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। तो क्या कह रहे हैं, जो नत हुआ अर्थात जो झुक गया, वह मृत हुआ यानी कि वो मर गया। जो झुका मतलब आप अगर कहीं पर किसी भी बुरी या गलत चीज के आगे झुक जाओ तो आप किस तरीके हो जाओगे, आप मरे के समान हो जाओगे। जैसे डाली से टूटकर फूल गिर जाता है, अर्थात एक बार अगर डाली से फूल गिर जाए तो वो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है
वो झुक जाए तो वो मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सीधे सीधे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ज्यों शब्द यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खत्म किए अपने अलंकार। ठीक है, अलंकार का अभी अभ्यास कार्य हमने खत्म किया है। तो अब आपको मिलने वाला है इससे संबंधित एक प्रैक्टिस पेपर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक कॉपी कीजिए, ओपन कीजिए, उसे डाउनलोड कीजिए और उस डीपीपी को लिख कर लिटरली सॉल्व कीजिए। लिख कर इसलिए कह रही हूँ, लिख कर की गई प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी, ये ध्यान रखिए। पढ़ी गई चीज़ें हम जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन लिख कर अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ हमें जल्दी भूलती नहीं। दूसरा प्रैक्टिस तो है, क्योंकि आंसर्स आपको लिख कर ही एग्ज़ाम में देने हैं। ठीक है, तो इन को भी आपको लिख कर ही सॉल्व करना है। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट अपना वीडियो लेकर आने वाले हैं वो है हमारा इसी डीपीपी का सोल्यूशन, यानी कि अलंकार के हम सोल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके रखिए। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, अति लघु भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है और कुछ अभ्यास कार्य भी दिए गए हैं। तो बी रेडी, फटाफट आप इनको करिए, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसी डीपीपी का सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।